हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार एक शानदार सा शेयर के ऊपर आज चर्चा करने वाला हूं जिसका नाम टाटा पावर है। ठीक, उनके ऊपर मैं बताने से पहले मैं ये बता दूं कि किन किन टॉपिक में मैं बात करूंगा। पहले मैं कुछ न्यूज़ के ऊपर बात करूंगा जो टाटा पावर से रिलेटेड निकल के आई है। फिर चार्ट के ऊपर मैं बात करूंगा कहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो को। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि कंपनीज क्या करती है, कैसे करती है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ एक निकल के आई है कि सोलर इंसेंटिव में सरकार 19,500 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री एंड टाटा पावर और एनटीपीसी भी हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी हैं, बहुत सारे नाम हैं निकल के आए हैं। लेकिन टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्री का एक अच्छा बिड नज़र आ रहा है, तो देखते हैं कि किसको मिलता है। दोस्तों, अगर टाटा पावर को मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और एक और छोटी सी जानकारी, अडानी पावर ने इसमें कोई बिड नहीं लगाया है। ठीक, और हम समझते हैं, अब चार्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ तो 6 मार्च 2023 ये मेरा बर्थडे भी था दोस्तों। एंड इसके दिन से ही मैं बात करूँगा, 210 इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी, मतलब 6 मार्च को। तो वहाँ से जो अगर देखने को आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं ना, जून 2022 से अगर चार्ट को आप देखते हैं तो 190 195 के पास हमेशा आके सपोर्ट ले रहा है चार्ट। ठीक, तो अब फिगर देखना, एक बार चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। 50 डेमा का प्राइस है 205 रुपये। एंड अभी 200 डेमा आप देखोगे ना तो 200 डेमा के प्राइस है 209 रुपये। तो अगर हम सप्लाई जोन और उसके बेसिस पे हम बात करें कहाँ सेलिंग जोन यानी सप्लाई जोन कहाँ पे बनती है, बेसिकली 214 से 233 तक देखने को मिला है कि सप्लाई जोन है। ठीक, यहाँ पे शेयर आती है तो फिर नीचे चली जाती है। तो अब हम क्या करें, तो हम शेयर को अगर हम लेना चाहते हैं तो अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेटेड अगर चार्ट को देखें तो समझने की कोशिश करेंगे कि आप जैसे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 190 का। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी लेंगे, फिर कि हम अगर मीन कैलकुलेट करते हैं तो 233 मीन आता है। अगर हम अपर साइड जाते हैं, जैसे दिख रहा होगा आपको फिगर, 300 का फॉरकास्ट कर रहे हैं, और नीचे जाते हैं तो 168 का मीन उसी का आ जाता है 233। ठीक, तो ये चीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि है ना कि 233 के ऊपर जाने से ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट देगा और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा इन शॉर्ट टर्म। अगर आप ये 12 महीने की बात करें तो 12 महीने 14 महीने के 14 महीने का अगर टाइम फ्रेम लें तो ये 300 तक जाने का टारगेट रखता है। आइए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर एंड सेल्स को देखते हैं। अगर आप सेल्स को देखते हैं तो सेल्स हमेशा इंक्रीज फॉर्म में दिखाई दे रही है। एंड अगर एक साल का देखें तो लास्ट, एंड टोटल इनकम भी देखें तो वो भी बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो बेहतर दिख रही है रिसेंट क्वार्टर के अपेक्षा। ठीक है, लेकिन अभी लॉस में ही है, लेकिन कम लॉस हुआ है। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो इसमें एसेट लायबिलिटी देखते हैं। हम हमेशा ये नहीं गौर कर पाते हैं कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ये नहीं समझते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जो फैक्टर होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ये होती है कि जैसे कि आप किसी भी कंपनी में केस हो गया है कोई, ठीक है, अगर वो केस लंबे समय तक चल रहा है तो उसके रिजल्ट तो हम लोग पता नहीं होते ना, तो वो कब तक चलेगा। लेकिन उसके वकील से पूछोगे, उनके एविडेंस देखोगे तो उनके बेसिस में एक अनुमान लगा लेते हैं कि केस हम जीतने वाले हैं कि केस हारने वाले हैं। अगर हम हारने वाले हैं तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो जाती है, वो चीज़ हमें लॉस हो जाता है। अगर हम जीत जाते हैं उसी केस को तो कॉन्टीजेंट एसेट हो जाता है। ये चीज़ देखना आपको बहुत ज़रूरी होती है। ये डाटा लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा दिक्कत है। एंड जो देखेंगे अगर मार्च 2022 में 9,372 राइज हो गया है, और पहले था ये मार्च 2021 में 7,161 करोड़ था। ठीक है, वहाँ से राइज हो गया है थोड़ा सा। अब लास्ट में जाने से पहले थोड़ा सा मार्जिन रेशियो को भी देख लें, वो भी देखना जरूरी होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 19.69 का है, पहले से थोड़ा सा डिक्लाइन है, अच्छा नहीं है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो 12.59 का है, जो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, 0.5 रह गया है।
तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हैं इन शेयर में, शेयर के बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर सारा कुछ हम देख लिए। अब हम लास्ट में थोड़ा सा ये समझते हैं कि कंपनी काम कैसे करती है। को कंपनी बेसिकली दो तरीके से काम करती है। एक तो टाटा पावर, एक तो पावर जनरेशन का काम करती है, एंड दूसरा ट्रांसमिशन का काम करती है। ट्रांसमिशन कहने का मतलब क्या, ये पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, ट्रांसमिशन के फॉर्म में। तो ये पावर जनरेशन के इसके दो सेगमेंट हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। ये दो सेगमेंट में काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में ये नेचर से जो भी कुछ प्राप्त होता है, जैसे कि विंड, सनलाइट, वाटर, इनसे ये पावर जनरेशन करने का काम करती है। एंड कन्वेंशनल एनर्जी, ये वैसे रिसोर्स होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, गैस, ईटीसी, है ना। अगर हम इसकी थोड़ा सा कैपेसिटी देखें, कितना कैपेसिटी है इसको जनरेट करने का, ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो 3400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ये। अगर हम कन्वेंशनल एनर्जी का बात करें तो ये 10,115 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है दोस्तों। और जहाँ तक हम ट्रांसमिशन का बात कर रहे थे, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनर्जी पहुँचाने का काम करती है। बेसिकली छोटे छोटे तबका को अगर कनेक्ट करें ना, तो ये कंपनीज को भी सप्लाई करती है, जिसके कारण सभी जगह एनर्जी की मतलब कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा थोड़ा सा कंपनीज कैसे कैसे फॉर्म कर रही थी। आशा करता है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, एंड कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा है। ओके, बाय बाय।